आज की इस डीप डाइव की शुरुआत ना एक छोटी सी कल्पना से करते हैं। अच्छा, कैसी कल्पना? मतलब एक ऐसी दुनिया की कल्पना जहाँ एक बहुत ही रहस्यमयी, थोड़ा सस्पेंस से भरा माहौल है। सोचिए कि हम समय में बहुत पीछे जा रहे हैं। थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि पूरे 100 मिलियन, मेरा मतलब है 10 करोड़ वर्ष पीछे, है ना? एकदम सही। और इस समय पृथ्वी पर इंसानों का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। मतलब कोई शहर नहीं, सड़कों का कोई जाल नहीं, आसमान में कोई धुआं नहीं। बिल्कुल, सिर्फ एक विशाल और जंगली दुनिया। हाँ, और इस दुनिया के जो असली शासक है ना, वो हमारी आज की गगनचुंबी इमारतों से भी ऊंचे हैं। अगर ताकत और गति की बात करें तो उनमें से कुछ जीव 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। बाप रे, 90 किलोमीटर प्रति घंटा? ये तो मतलब आज के हाईवे की स्पीड लिमिट के बराबर है। बिल्कुल, ये एक ऐसा विशाल साम्राज्य था जिसने 17 मिलियन वर्षों तक, जी हाँ, 17 मिलियन वर्षों तक इस ग्रह पर एक छत्र राज किया। लेकिन फिर इतिहास का पहिया घुमा और अचानक सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। सही कहा। और आज हम इसी महाविनाश के रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे सामने जो प्रेजेंटेशन है, हम उसके एक एक डेटा पॉइंट का विश्लेषण करेंगे। ये सबूत डायनासोर के खात्मे से लेकर मानव जाति की उत्पत्ति तक का पूरा सफर तय करते हैं। और ये बहुत ही रोमांचक सफर होने वाला है, क्योंकि अक्सर जब हम इन जीवों की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम केवल जीवाश्मों का कोई बोरिंग इतिहास पढ़ रहे हैं। हाँ, जो कि ये बिल्कुल नहीं है। एकदम। असल में ये समझना है कि कैसे एक ब्रह्मांडी घटना ने, मतलब एक घटना ने आज के जीवन का रास्ता खोला। अगर वो घटना नहीं घटती तो शायद हम आज यहाँ बात नहीं कर रहे होते। तो चलिए इस कहानी के सबसे बुनियादी हिस्से से शुरू करते हैं, उस नाम से जिससे पूरी दुनिया इन जीवों को जानती है, डायनासोर। ये शब्द सुनते एक खूंखार जानवर की छवि दिमाग में आती है ना? बिल्कुल एप्पलेट। साल 1841 में ब्रिटिश वैज्ञानिक रिचर्ड ओवेन ने पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने दो ग्रीक शब्दों को मिलाकर इसे बनाया था, डेनोस जिसका मतलब है भयानक और सौरोस जिसका मतलब है छिपकली। भयानक छिपकली। लेकिन विज्ञान आज 1841 से बहुत आगे निकल चुका है। मतलब आज हमारे पास 10,000 से अधिक जीवाश्म मौजूद हैं। अरे वाह, 10,000 से अधिक? हाँ, और 900 से अधिक प्रजातियों की पहचान हो चुकी है। और एक डेटा पॉइंट जो सच में हैरान करता है, 2003 से 2022 के बीच ना हर साल औसतन 45 नई प्रजातियां खोजी गईं। हर साल 45 नई प्रजातियां, ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, जैसे चिली में हाल ही में एक प्रजाति मिली, स्टेगोरॉस एलेनगैसन। इसकी पूंछ किसी आधुनिक हथियार जैसी थी। क्या बात है। मतलब अभी भी जमीन के नीचे बहुत से रहस्य दबे हैं। अगर हम इनके साम्राज्य के शुरुआती दौर में जाए ना, तो पृथ्वी का भूगोल आज जैसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, महाद्वीप तो अलग ही तरह से जुड़े थे। सही कहा। समझने के लिए हम 230 से 240 मिलियन वर्ष पूर्व के ट्राइसिक काल को, मतलब ट्राइसिक पीरियड को, एक जॉइंट फैमिली के घर के रूप में देख सकते हैं। जॉइंट फैमिली, ये तुलना अच्छी है ना? उस समय दुनिया के अलग-अलग महाद्वीप नहीं थे, बल्कि पूरी पृथ्वी का भूभाग एक साथ जुड़ा हुआ था, जिसे विशाल पेंजिया कहा जाता था। जलवायु सूखी थी, बारिश कम होती थी। और उस समय के डायनासोर्स भी उतने विशाल नहीं थे। जैसे ईओरैप्टर, वो केवल 2 मीटर लंबे थे। सिर्फ 2 मीटर? मतलब फिल्मों वाले विशाल राक्षसों जैसे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन भूविज्ञान में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। लगभग 201 मिलियन वर्ष पूर्व इस जॉइंट फैमिली में दरार पड़नी शुरू हुई। अच्छा, वहाँ क्या हुआ था? वहाँ ट्राइसिक जुरासिक विलुप्ति की घटना हुई, भारी ज्वालामुखी विस्फोट हुए और भयंकर ग्लोबल वार्मिंग हुई। इस तबाही में ठंडे खून वाले जीव खत्म हो गए। ओहो, तो बचे कौन? बचे वो जो गर्म खून वाले थे, मतलब हमारे डायनासोर। उन्होंने खुद को बचा लिया। और यहीं से पेंजिया टूट गया, है ना? लोरेशिया और गोंडवाना लैंड में। हाँ, और फिर जुरासिक काल आया। घने जंगल बने, आर्क्योप्टेरिक्स जैसे पंखों वाले जीवों का जन्म हुआ और जमीन पर 15,000 किलो के टाइटैनोसोरस जैसे विशाल डायनासोर आ गए। 15,000 किलो? आकार का बढ़ना तो समझ आता है, लेकिन यहाँ पर मेरे सामने एक चौंकाने वाला तथ्य है जो मुझे थोड़ा उलझा रहा है। वो क्या है? क्रिटेशियस काल, जो 145 मिलियन से 65 मिलियन वर्ष पूर्व तक चला, जिसे इनकी विविधता का स्वर्ण युग कहते हैं। इसमें 11 मीटर विंग स्पैन वाला क्वेट्ज़ाकोटलिस था और 77 टन का आर्जेंटिनोसॉरस था। बिल्कुल, उस समय तो गजब के विशाल जीव थे। लेकिन मेरी उलझन यह है कि क्या प्रसिद्ध टीरेक्स जुरासिक काल का नहीं था?
मतलब हमने तो जुरासिक पार्क फिल्मों में यही देखा है। यही तो समय का सबसे बड़ा धोखा है। हकीकत में टी-रेक्स जुरासिक काल में मौजूद ही नहीं था। सच में? तो फिर वो कब आया? उसका विकास क्रिटिशियस काल के बिल्कुल अंत में हुआ था, आज से लगभग 68 मिलियन वर्ष पूर्व। मतलब दिलचस्प बात यह है कि समय के पैमाने पर हम इंसान टी-रेक्स के अधिक करीब हैं। एक मिनट, क्या हम इंसान टी-रेक्स के करीब हैं? हाँ, बजाय इसके कि टी-रेक्स जुरासिक काल के स्टेगोसॉरस के करीब हो। स्टेगोसॉरस और टी-रेक्स के बीच 80 मिलियन वर्षों का फासला है, जबकि टी-रेक्स और हमारे बीच केवल 66 मिलियन वर्षों का। बाप रे, ये सच में दिमाग को चकरा देने वाला तथ्य है। एक ऐसा साम्राज्य जो करोड़ों साल से हावी था, उसका खात्मा केवल एक दिन में कैसे हो गया? मतलब ये तो किसी थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है। वो दिन सच में एक थ्रिलर से काम नहीं था। 66 मिलियन वर्ष पहले की बात है। मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप पर अंतरिक्ष से एक विशाल क्षुद्रग्रह मतलब एस्ट्रॉयड आकर गिरा। और डेटा बताता है कि ये 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा था और इसकी गति 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, जो कि एक आधुनिक जेट विमान से लगभग 150 गुना ज्यादा तेज है। हाँ, और ऊर्जा के मामले में तो ये हिरोशिमा परमाणु बम से 1 अरब गुना ज्यादा ऊर्जा पैदा करने वाला प्रहार था। बिल्कुल, लेकिन असली मौत उस टक्कर से नहीं हुई थी। असली तबाही तो उसके बाद शुरू हुए सिलसिले से हुई, जिसे हम न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। न्यूक्लियर विंटर मतलब वो जो मौत का चक्र शुरू हुआ। हाँ, टक्कर के तुरंत बाद 2 किलोमीटर ऊंची सुनामी उठी, जंगलों में भयंकर आग लग गई और फिर एक विशाल धूल का गुबार उठा जिसने पूरे आसमान को ढक दिया। और मुझे लगता है उसने सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर दिया होगा, है ना? एकदम सही। पूरे 1 साल तक सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकी। तापमान इतना गिर गया कि पृथ्वी 3 साल के लिए भयंकर न्यूक्लियर विंटर में चली गई। तो इससे फूड चेन मतलब खाद्य श्रृंखला तो पूरी तरह टूट गई होगी। बिल्कुल, प्रकाश संश्लेषण रुक गया, पेड़ पौधे मर गए, भोजन खत्म होने से पहले शाकाहारी जीव मरे और फिर शिकार न मिलने की वजह से विशाल मांसाहारी जीव भी भूख से खत्म हो गए। लेकिन एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, हमें ये सब इतने यकीन से कैसे पता? हमारे पास क्या सबूत है? भूवैज्ञानिक सबूतों की एक पूरी लिस्ट है हमारे पास। सबसे पहला है इरिडियम परत। इरिडियम? हाँ, उल्का पिंडों में मिलने वाला ये दुर्लभ खनिज पूरी दुनिया की 66 मिलियन साल पुरानी चट्टानों की परत में दर्ज है। अच्छा, और दूसरा सबूत शायद वो क्रेटर है जो मेक्सिको में है? बिल्कुल, 18 किलोमीटर चौड़ा चिकसुलभ क्रेटर जो जमीन और समुद्र के नीचे छिपा हुआ है। 180 किलोमीटर चौड़ा। और मैंने सेनोट्स के बारे में भी पढ़ा था। हाँ, सेनोट्स ये क्रेटर के किनारे बने पानी से भरे सिंक होल हैं। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड गुफा सिस्टम है। ये सब उसी प्रलय के गवाह हैं। तो इस 5वें महाविनाश में 75% वनस्पति और जीवों का अंत हो गया। डेटा के अनुसार 25 किलो से भारी कोई भी 4 पैरों वाला जीव जीवित नहीं बचा। सही बात है, विशाल जीव तो मारे गए। तो फिर बचा कौन? इसकी तुलना एक ऐसी स्थिति से की जा सकती है जहां बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं और छोटे स्टार्टअप्स को अचानक पूरा मार्केट मिल जाता है। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। वो स्टार्टअप्स थे छोटे सर्वाहारी जीव जो जमीन के अंदर छिप सकते थे, जैसे स्तनधारी, कुछ छिपकलियां और कछुए। अच्छा, तो जमीन के अंदर रहने का फायदा मिला उन्हें। बिल्कुल। और उड़ने वाले डायनासोर भी बच गए जो बाद में विकसित होकर आज के पक्षी बन गए। एक बहुत ही रोचक तथ्य बताऊं? हाँ बिल्कुल, बताइए। टी-रेक्स का सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार आज एक मुर्गी है। अरे बाप रे, मुर्गी? 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाले जीव का रिश्तेदार? हाँ, विकास ऐसे ही काम करता है। डायनासोर के खात्मे ने पृथ्वी की फूड चेन में एक बड़ी खाली जगह छोड़ दी। और यहीं से पैलियोजीन काल शुरू हुआ है ना? बिल्कुल। इसी काल में इस खाली जगह को भरते हुए घोड़े, वैल, चमगादड़ और प्राइमेट्स का तेजी से विकास हुआ। प्राइमेट्स जो हमारे पूर्वज हैं। तो इसका मतलब है कि अगर वो एस्टेरॉयड नहीं गिरता तो शायद इंसानों का विकास कभी नहीं होता। हमारी उत्पत्ति असल में एक लौकिक संयोग मतलब एक कॉस्मिक एक्सीडेंट का ही परिणाम है। सच में, ये सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक महाविनाश ने हमें जीवन दिया, लेकिन क्या एक और महाविनाश हमारा अंत कर सकता है? क्या आज भी कोई एस्टेरॉयड गिर सकता है? खतरा तो हमेशा रहता है। मैं नासा के ऑर्बिटल डैशबोर्ड का डेटा देख रही थी। नासा 28,000 से अधिक नियर अर्थ एस्टेरॉयड्स को ट्रैक कर रहा है और
उनमें से 800 से अधिक का आकार तो 1 किलोमीटर से भी बड़ा है। आंकड़े डरावने हैं, लेकिन एक राहत की खबर भी है। हाँ, वो डार्ट मिशन है ना। बिल्कुल। सितंबर 2022 में नासा ने सफलतापूर्वक एक स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉयड से टकराकर उसका रास्ता बदल दिया। मतलब आज पृथ्वी इस ब्रह्मांडीय खतरे को रोकने में सक्षम है ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ना? लेकिन मैं एक गंभीर बात बताना चाहता हूँ। 5वां महाविनाश प्राकृतिक था, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का 6ठा महाविनाश, जिसे होलोसीन एक्सटिंक्शन कहते हैं, वो शुरू हो चुका है। क्या? शुरू हो चुका है। और ये मानव निर्मित है। इस बार कारण कोई एस्टेरॉयड नहीं बल्कि इंसान है। मतलब वनों की कटाई, प्रदूषण और जानवरों के आवास नष्ट करना। बिल्कुल। और डरावनी बात यह है कि विनाश की ये दर सामान्य प्राकृतिक दर से 100 से 1000 गुना अधिक तेजी से हो रही है। 1000 गुना। तो क्या इसे रोकने की कोई योजना है? 2010 में तो यूएन द्वारा 20 लक्ष्य रखे गए थे, लेकिन डेटा बताता है कि केवल 6 ही आंशिक रूप से पूरे हुए। हाँ, वो तो विफल रहा, लेकिन अब एक नया लक्ष्य है 30% बाय 2030। अच्छा, इसमें क्या होगा? इसके तहत पृथ्वी की 30% भूमि और महासागरों को संरक्षित घोषित करना है, प्रदूषण को कम से कम 50% तक घटाना है और विलुप्ति दर को प्रतिवर्ष 20 प्रजातियों तक सीमित करना है। ये एक बड़ा कदम है। तो अब समय आ गया है कि हम इस चर्चा को एक विशाल दृष्टिकोण के साथ समेटें। श्रोताओं के लिए मैं एक तुलनात्मक डेटा प्रस्तुत करना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। डायनासोर ने 174 मिलियन मतलब 17 करोड़ 40 लाख वर्ष तक राज किया, जबकि इंसानों का अस्तित्व मात्र 3 लाख वर्ष का है। डायनासोर ने इंसानों की तुलना में पृथ्वी पर 600 गुना अधिक समय तक राज किया। ये बहुत गहरी बात है। डायनासोर के पास एस्टेरॉयड को रोकने का विकल्प नहीं था, लेकिन हमारे पास खुद को रोकने का विकल्प है। सही बात है। यदि आज पेड़ पौधों और जीवों का अंत पिछले महाविनाश की तरह होता है, तो हम इंसानों का बचना भी नामुमकिन होगा। हमारा अस्तित्व इस ग्रह को बचाने के हमारे सामूहिक प्रयासों पर ही निर्भर करता है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या हम डायनासोर का वो रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या 1 मिलियन वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही अपना अंत कर लेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल।